हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई और मिड टर्म्स के एग्जाम भी काफी अच्छे चल रहे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है हमारा वो है लेक्चर नंबर 3 हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में, और साथ साथ में हम वो भी रिवाइज कर लेंगे जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनिसिटी एंड ऑल के बारे में पढ़ा था। तो हम वो साथ साथ में रिवाइज करने के साथ साथ हम आज अपने दो सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, जो कि है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो भाई सब सेशन के लिए रेडी हो कि नहीं हो। और हमें पता है हमारा सेशन किससे स्टार्ट होता है। हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। तो भाई मोटिवेशनल कोट क्या बोलता है, जरा एक बार ये देख लेते हैं पब्लिक। ठीक है, द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। एग्जैक्टली भाई, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है आपके पाथवे में तो उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। क्या कि हम अच्छे से अपना रिजल्ट जो है 9th का वो एकदम मस्त सा फोल्ड करके आए, और हमारा अल्टीमेट गोल जो है उसको कंप्लीट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आए हम उसके ऊपर फोकस नहीं करें, रैदर देन गोल्स के ऊपर फोकस करके अपनी सारी चीजों को अच्छे से रखे, शेड्यूल्ड रखे, ताकि हमें धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स से जूझने का, ये प्रॉब्लम्स को कम करने का क्या मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे से बच्चों, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ना फोकस करके उस गोल के ऊपर फोकस करो कि हाँ मैम हमें वो एग्जाम में फोड़ करके आना है और सबके सामने फ्लेक्स मारना है कि हम इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो भाई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढो, नहीं मिलता है मैम के पास आओ और रीच आउट टू हेल्प टू योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड एनीवन जो जिससे आप समझ सकते हो कि मतलब सोच सकते हो कि वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को विद द क्या पहला सेल ऑर्गेनल, जो कि क्या है हमारा सेल वॉल। तो भाई ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है। देख रहे हो ये आउटर कवरिंग जो देख रहे हो, ये पूरी आउटर कवरिंग, इस पूरे आउटर कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरे आउटर कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड प्रेजेंट होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। किसमें किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, इवन बैक्टीरिया में, ठीक है, फंगस में, इन सब में आपकी प्रेजेंट होती है क्या, आपकी सेल वॉल। और ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। और ये बनी किसके होती है, ये देखो, फाउंड इन बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड फंगाई। ठीक है, ये तीनों में ही प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, फंगस में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट द एनिमल सेल। सबसे आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है, और ये फ्रीली परमिएबल होती है। कैसी होती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है, उसमें से कुछ बहुत सब्सटेंसेस ही बाहर जा सकते हैं, और सेल के अंदर से कुछ बहुत सब्सटेंस ही बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर आ सकते हैं। लेकिन सेल वॉल में ऐसा नहीं होता है, वो होती है फ्रीली परमिएबल, ये सारे सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने की परमिशन दे देती है। मस्त, अरे तुम लोग जाओ, मस्त कस के जाओ, अंदर जाना अंदर जाओ, बाहर आना बाहर जाओ। ठीक है, तो ऐसी फ्रीली परमिएबल होती है हमारी क्या, सेल वॉल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि होती है हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है वो हमारी बनी होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। इसके ऊपर आपका 1 मार्कर का एक एमसीक्यू आ सकता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। यही रीजन होता है कि सेल वॉल रिजिड होती है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट सेल को कंपेयर टू द एनिमल सेल हमारा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा, रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट सेल बैक्टीरिया एंड फंगस में प्रेजेंट होती है, और मेड अप ऑफ होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं, और ये फ्रीली परमिएबल होती है कंपेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलो
तो सेल वॉल जो होती है ना, अब इसमें एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। हम एक टर्म पढ़ेंगे प्लाज्मोलिसिस का, जो क्या होता है, सॉरी, देखो एक टर्म प्रेजेंट होता है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, ये भी हमारा सेल वॉल में हम पढ़ेंगे, और एक होता है टर्जिडिटी। क्या होती है, टर्जिडिटी या टर्जिड सेल होता है। तो टर्जिड सेल जो होता है ना, वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता क्या है, सपोज करो मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने मेरा सेल डाल दिया, सेल के अंदर जो H2O का कंटेंट है वो है कम, और सेल के बाहर जो H2O का कंटेंट है वो है ज्यादा। तो भाई इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा था, पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा था थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई अब ये भी परमिएबल है तो इससे भी मूव करेगा। तो भाई हमारा जो पानी होता है वो बीकर में से निकल करके सेल के अंदर मूव करने लगेगा, और सेल हमारा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो भाई ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें हमारा जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर पानी का प्रेजेंस कम होता है, बाहर पानी का प्रेजेंस ज्यादा होता है, तो बाहर से पानी अंदर मूव करने लग जाता है, और हमारा जो प्लांट सेल है वो स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। इस टर्जिड सेल में ना आपका जो प्रेशर होता है, बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, आपका जो सेल है, सेल का जो इंटरनल पार्ट है वो भी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, और जो बाहर से पानी आ रहा होता है वो भी सेल के अंदर ऐसे प्रेशर लगा रहा होता है। अंदर से भी प्रेशर लग रहा होता है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा होता है। ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर बोलते हैं। और ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है, जिसमें पानी बाहर से अंदर मूव कर रहा होता है, और हमारा सेल क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो सेल की जो इंटरनल वॉल होती है वो भी आउटसाइड में प्रेशर लगा रही होती है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा होता है, तो दोनों ही प्रेशर लगा रहे होते हैं। ऐसे प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर बोलते हैं, और ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे प्लाज्मोलिसिस टर्म पे। प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। भाई अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, सपोज करो ये बीकर है, उसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर H2O का कंटेंट बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर H2O का कंटेंट कम है। तो अभी हमने पढ़ा ऑस्मोसिस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, तो H2O जो सेल है उसके अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर मूव करने लग जाएगा, और सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। सेल जो होता है श्रिंक हो जाता है। सेल, प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो डिटैच हो जाती है सेल वॉल से। पूरी कंप्लीट डिटैच नहीं होती, आधी आधी डिटैच हो जाती है इस तरीके से। अगर मैं बना करके बताऊं, कहीं जगह है क्या, यहाँ पे बता देती हूँ। देखो ये सपोज करो हमारी सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जब पानी आपका बाहर मूव करने लग जाता है, H2O आपका जो बाहर मूव करने लग जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना आपकी, ये इस तरीके से डिटैच हो जाती है सेल वॉल से। कंप्लीट डिटैच नहीं होती, आधी डिटैच हो जाती, कहीं कहीं प्लेसेस से ये क्या होती है, डिटैच हो जाती है। देखो ये प्लेस से डिटैच हो गई, अलग हो गई। तो ऐसे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, when the plant cell is placed in the hypertonic solution, the water content moves from high concentration to the low concentration, from inside of the cell to the outside of the cell, due to which the protoplasm of the cell gets shrink and partially detached from the cell wall of the plant cell. This process is known as plasmolysis. इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, जिसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पार्शियली आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की, वो डिटैच हो जाती है, पार्शियली आधी डिटैच हो जाती है आपके प्लांट सेल के सेल वॉल में से। ऐसे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो भाई इसका एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर्स का, कि डिफाइन प्लाज्मोलिसिस एंड इट हैपेंस इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक, चलो तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। भाई अब ये दोनों हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। और ये जो मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, जैसे कि बैक्टीरियल सेल हमारा,
ये बैक्टीरियल सेल बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है वो इल डिफाइंड रहता है, मतलब ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ना ही प्रॉपर कोई न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती है। इसके जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में ही झूल रहा होता है हवा में, ठीक है। तो ऐसे इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ऐसे इल डिफाइंड रीजन को हम प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं प्रेजेंट होती है। हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तब हम ऐसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस लिख पाए, इसीलिए ये पढ़ रहे हैं। तो ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ना ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गए। गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट होते। तो ऐसे ही आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल ना हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी जैसा सेल है हमारा, जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो मतलब न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इसमें सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, जैसे कि हमारे एनिमल और प्लांट सेल, और हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। इसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। जबकि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो वेल डिफाइंड होता है। तो भाई यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। आया समझ में? चलो तो मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसके बेसिस पे हम ये सब चीजें डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले आप ना एक फैक्ट जान लो, अभी बढ़िया सा एक फैक्ट है जो कि हमारे वायरस चचा जी के बारे में। ये जो वायरस होता है ना, ये ना ही लिविंग कंसिडर होता है और ना ही डेड कंसिडर होता है। कितना मतलब अजीब सी बात है कि ना ही इसको हम लिविंग सेल में कंसिडर करते हैं और ना ही हम इसको डेड सेल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि भाई ये बड़ा अनोखा सा होता है। ये करता क्या है ना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हमारे प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, वायरस में कोई भी टाइप की ऐसी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कोई टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं शो करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आ जाती है एक कंडीशन ये आती है कि वायरस तब तक नॉन लिविंग कहलाता है। वायरस तब तक ही नॉन लिविंग कहलाता है जब तक वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर जाता। मतलब अगर वो हवा में कहीं सस्पेंडेड है तो वो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन अगर वो किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर या किसी की एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर कर गया आपका वायरस, तो समझो वो लिविंग बन जाता है। अब ये लिविंग बनता कैसे? तो वायरस जो होता है ना, वायरस के अंदर भले कुछ भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल ना आरएनए डीएनए के फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो आरएनए डीएनए होता है ना, इसका जो आरएनए डीएनए होता है ये हमारे सेल के आरएनए डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है। मतलब जैसे कि आप मम्मी खाना बनाते टाइम दो सब्जियों को मिक्स कर देती है ना, भिंडी के साथ आलू भी मिक्स कर देती है, गोभी के साथ आलू की मिक्सचर हो जाती है, तो ऐसे मिक्स मैचिंग होती रहती है ना। वैसे ही वायरस क्या करता है, अपना खुद का जो जेनेटिक मटीरियल होता है हमारे सेल के जेनेटिक मटीरियल के साथ मिक्स कर लेता है उसको, ठीक है। हमारे सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, और धीरे धीरे करके मिलने की वजह से जितने भी सारे हमारे सेल के इस प्रोसेस चल रहे होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन का कोई भी, वो सब क्या है, वायरस ले लेता है, ठीक है। वायरस उसको कैप्चर कर लेता है। तो इसीलिए उसको हम लोग ना ही लिविंग में कंसिडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग में कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब तक वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब तक वो नॉन लिविंग रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो उसकी मशीनरी, उसकी सेल की मशीनरी को कैप्चर कर लेता है। कैसे? अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल हमारे सेल के जेनेटिक मटीरियल के साथ फ्यूज करवा के और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बना करके, और इसी तरीके से वो किसी बॉडी के अंदर एंटर करते ही लिविंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये खतरनाक सा फैक्ट था हमारे वायरस के बारे में। बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, दिखते ही नहीं है, खतरनाक तरीके के होते हैं। सोचो यही रीजन था कि जो कोविड वायरस था इतना ज्यादा फैल भी रहा था और उसको खत्म करने में इतना टाइम भी लग गया, ठीक है। तो ये था आपका फैक्ट।
आपके वायरस के बारे में। चलो तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे, जो कि है साइटोप्लाज्म। हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो कुछ नहीं है भाई, बेचारा प्यारा सा है सेल ऑर्गेनेल, ज्यादा कोई फंक्शन नहीं होता है इसका, क्योंकि ये आपका फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये आपका फ्लूइड कंटेंट होता है सेल के इनसाइड में। सेल के इनसाइड में ये जो आपका फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट रहता है ना, उस फ्लूइड कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी फ्लूइड कंटेंट को हम लोग साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें सारे जो स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब के सब आपके साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। कुछ नहीं होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूइड कंटेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये सेल ऑर्गेनेल को आर यूजुअली एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। ऑब्वियसली भाई साइटोप्लाज्म भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड है, और इसी के अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स अभी सबको बताए आपको। ठीक है, तो यही सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मस्त तैर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, पानी कैसे दिखाऊं इसमें। ठीक, चलो तो मूव करते हैं अब अपने किसके ऊपर, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल के ऊपर। भाई अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर एक क्वेश्चन आना तो बहुत ही ज्यादा, देखो कुछ बहुत ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, छोड़ करके मत जाना, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो देखो भाई अब होता क्या है न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, देखो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये दूसरा पेन ले लेती हूँ, ब्लू पर्पल ले लेती हूँ, दिख रहा है ये जो न्यूक्लियस बीच में दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा सा, इसी को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा लूलू, ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखो भाई ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसको हम हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेल, या फिर कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे सब चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके बाकी सारे सेल की एक्टिविटीज को, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कि कौन से सेल ऑर्गेनेल को किस टाइम पे प्रोटीन बनाना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, कब सेल को डिस्ट्रॉय करना है, कब सेलुलर रिप्रोडक्शन करवाना है, रेस्पिरेशन करवाना है। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ से मिलते हैं, न्यूक्लियस से मिलते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल से मिलते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल होती हैं जो कि आपका कंट्रोल सेंटर होती है, क्योंकि जितने भी आपके एक्शंस होते हैं वो सब आपके प्रिंसिपल कंट्रोल कर रही होती है, वो चाहे टीचर्स का हो चाहे स्टूडेंट का हो। वैसे ही आपका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि आपके सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब का सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस ही आपका सेल के डिवीजन में, जो माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन होता है वो न्यूक्लियस ही करवाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही आपका डिवाइड होकर के दो सेल में धीरे धीरे कन्वर्ट करता है, और ये आपका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा होता है। तो ये मेन साइट होती है आपके सेल्यूलर रिप्रोडक्शन की। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, आपका एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा या एक सेल चार सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वही एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। अब बात आ जाती है न्यूक्लियस के इन्वायरमेंट की, क्योंकि न्यूक्लियस जो और उसके अंदर जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है वो सब कुछ जो है वो डिटरमाइन करता है कि सेल आपका डेवलप कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैच्योर कैसे होगा, और वो कौन से टाइप का कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करेगा। ये सब कुछ आपका न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम बना करके बताऊं तो भाई यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर एक डार्क सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक सा मटेरियल जो कि आता है क्रोमैटिन। अभी आपको क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और डीएनए में बताऊंगी। ठीक है, इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो न्यूक्लियस के साथ ही कंटिन्यूअस में होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है अपने न्यूक्लियस का। ठीक है, तो अगर आप इसको लेबल करूंगी मैं तो भाई ये जो होता है इसका बाहर ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है इसमें। और ये होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। उसके बाद ये जो होता है इसका न्यूक्लियोलस होता है, जो आपकी राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी उसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन है, ये सब कुछ का कंट्रोल सेंटर आपका न्यूक्लियस ही होता है। और ये है न्यूक्लियस का डायग्राम जो कि आप बना सकते हो। न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है ना, ये कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ ही कंटिन्यूअस में रहता है आपका, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियोलस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इवन इसमें न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से होल जिसमें से मूवमेंट हो सके, सेल मूवमेंट हो सके सब्सटेंसेस का अंदर और बाहर, तो ये भी प्रेजेंट होता है। तो अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियोइड के ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोइड होता क्या है। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसी वेल डिफाइंड रीजन, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, इसी नॉट वेल डिफाइंड रीजन को ही हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म में ही एज इट इज सस्पेंडेड रहता है। देखो दिख रहा होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है आउटसाइड में, नहीं होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अनडिफाइंड होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऐसे रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है आपका। चलो, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स की बात आती है तो भाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, इन्हीं को ही हम जेनेटिक मटीरियल बोलते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इन्हीं को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बात ये आती है ना, ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, आपका जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड, सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है ना, तब ये गुच्छे के फॉर्म में, जैसे धागा होता है ना, धागा वो उलझ जाता है, थ्रेड जो होता है उलझ जाता है, तो वो उलझे हुए फॉर्म में क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं उसको, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और जैसे ही आपका जो सेल है वो सेल डिवीजन परफॉर्म करने लग जाता है, सेल डिवीजन मतलब मियोसिस या माइटोसिस वाला डिवीजन परफॉर्म करने लग जाता है, तब वो क्या है, ये क्रोमैटिक नेटवर्क आपका क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। ये क्रोमैटिक नेटवर्क कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं, एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, जो कि है बनाते हैं क्या, क्रोमोसोम। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है जीन, जिसको हम सेगमेंट या पार्ट ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ये जो जीन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मम्मी में से या हमारे पापा में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक हम में आए होंगे। जैसे मम्मी की मेरी आंखें ब्लू हैं, तो हो सकता है मेरे अंदर भी आंखें ब्लू है, तो वो जो ब्लू वाला जीन है वो ये जीन ही ट्रांसफर करता है। जो ब्लू वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा कि मेरी आंखें ब्लू होंगी, वो कंट्रोल करता है आपका जीन या फिर डीएनए। तो भाई क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वो क्रोमोसोम्स ही होता है, लेकिन गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, थ्रेड के, उलझे हुए थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब हमारा सेल क्या होता है, डिवाइड नहीं कर रहा होता है। और जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करने लग जाता है, मियोसिस या माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करने लग जाता है, तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका शेप एक प्रॉपर होता है इस तरीके से। तो भाई यही डिफरेंस होता है क्रोमैटिन में, क्रोमोसोम्स में और डीएनए में, ठीक है। आ गया समझ में? तो बस इतना सा ही था आपका ये पूरा सा लेक्चर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सेल के साथ क्या होगा अगर हमने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आप सबको होमवर्क का रॉक स्टार बना सकूं। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको इससे रिलेटेड, हमारे सेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, कोई भी न्यूज चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल। अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है कोई गाइडेंस या सपोर्ट के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।